हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक को जानते हैं। हमने फंडामेंटल राइट जान लिया, फिर हमें जानना जरूरी होगा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। अब देखो फंडामेंटल राइट क्या होता है कि हमें प्रोटेक्शन मिलती है कि गवर्नमेंट अगर हमारे साथ कुछ गलत करती है या कोई स्टेट हमारे साथ गलत करता है या कोई ब्यूरोक्रेट हमारे साथ गलत करता है या कोई लोग हमारे साथ गलत करते हैं तो हम उसके तहत अपने राइट के लिए लड़ने पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक, ये बात तो सही है। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि इतनी सारी चीजें हमसे लेते हो तो फिर आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि आप ये सब काम देश के लिए करोगे। तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज दी है, ठीक, कि ये सब सारी चीजें आप लोगों को करना है। मतलब कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों हाथ से बजाना पड़ेगा। अगर आपको राइट मिली है तो आपको ये ड्यूटीज भी निभानी होगी। ऐसा क्या था, शुरुआती दौर में इसमें कोई केस वगैरह नहीं फाइल होते थे कि ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, एक ऑर्डर या रिक्वेस्ट समझ लो, सजेशन समझ लो, किसको फॉलो करना है फंडामेंटल ड्यूटीज को। बाद में क्या हो रहा कि इसमें कुछ चीजें को लेकर केसेस भी हो और उनमें सजा भी मिलती है। तो हम लोग जानेंगे एक करके कि इसमें थी क्या, ये आई कहां से, अभी ये है कहां पे, एग्जिस्ट कहां पे करती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। अब देखिए कि शुरू में जान लीजिए कि इसमें स्टार्टिंग में 10 थे, उसको बाद में एक और इसमें ऐड की गई, तो अभी टोटल 11 है। तो पहले फंडामेंटल ड्यूटीज को समझ लें कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज होता क्या है, आई कब, लाया किसने, ठीक, और आता है तो कब आता है। पहली चीजें मैंने बताया था, जब भी ए करके हो तो ये चीजें बाद में आई है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड नहीं की गई थी। तो फिर ये एग्जिस्ट कहां करता है, पार्ट 4A में। अब देखो पार्ट 3 में तो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4 में आपका क्या है, डीपीएसपी है, ठीक। अब पार्ट 4A में आपका क्या आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। देन क्या है कि आर्टिकल 12 से 35 हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट पढ़ा था। 36 से 51 क्या होता है, डीपीएसपी होता है। और 51A में ही हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती हैं। तो ये चीजें आ गई समझ में कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, अब क्या करते हैं कि अब हम जानते हैं कि ये चीजें आई कहाँ से होती हैं कब। आप सबको पता होगा कि हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ठीक। 2 तो वार टाइम में लगा था और एक इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो इंदिरा गांधी ने कब लगाया था, 25 जून 1975। एक सेकेंड मैं इसको मिटा दूं। 25 जून 1975 से लेकर मई 1977 तक ये इमरजेंसी का पीरियड था, ठीक। इसी इमरजेंसी के पीरियड में इन्होंने क्या करा कि 1976 में एक कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी का नाम क्या है, सरदार, ये वासेपुर वाला सरदार नहीं है, सरदार स्वर्ण कमेटी, ठीक। अब इस कमेटी बैठी थी, इसके तहत बहुत ऐसे पॉइंट आए कि जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज में डाली जा सकती थी। जब आप पढ़िएगा बड़े पैमाने पे फंडामेंटल ड्यूटीज तो इसमें सरदार स्वर्ण कमेटी जो है लक्ष्मीकांत के चैप्टर 9 में आप लोग जब पूरे अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो उसमें बहुत ऐसे पॉइंट थे, बट उसमें से 10 इंपॉर्टेंट ली गई थी उस टाइम में। मतलब कि 1976 में इसमें कितने पॉइंट थे, 10 पॉइंट थे, ठीक। इसमें बाद में एक और ऐड होता है तो अभी टोटल कितने हैं, 11 पॉइंट इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे पास टोटल 11 पॉइंट होते हैं। उन 11 पॉइंट के बारे में जानते हैं और ये भी जानेंगे कि जो 11वां पॉइंट था ये कब ऐड हुआ था। ये कब ऐड हुआ था, 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में, ठीक। 11वां पॉइंट तब ऐड किया गया था। थोड़ा बहुत जो पॉलिटी पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा 86 अमेंडमेंट में क्या था, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को जो हमें निभानी है बहुत अच्छे तरीके से। ये निभानी बहुत, अब इसमें पॉइंट जानिएगा तो देखिएगा कि सत्य में ये निभानी हुई, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला गया। इसमें पहला टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, एंड रेस्पेक्ट आइडल एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमारे ऊपर ये लगाया गया, ये तो कर्तव्य बनता है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश को, संविधान को मानना, उसको तिरंगे को मानना, उसकी इज्जत करना और वहाँ के नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये जो भी है उन सब की इज्जत करना, ठीक। ये सब बताया गया, ये ड्यूटीज कही गई है, ऑर्डर दिया गया, सजेशन दी गई है, रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अब सजा भी दी जाएगी, ठीक। मतलब कि सजा भी आपको दी जा सकती है, ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने परचम को, हमारे झंडे को, हम अपने फ्लैग को इज्जत देनी चाहिए और वहाँ की जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय एंथम है, उन सबको भी हमें इज्जत देनी चाहिए। ये हमारे ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज का फर्स्ट पॉइंट है, ठीक। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे क्या लिखा गया है। इसमें बोला गया है, एक सेकेंड रुक जा मेरे भाई, टू
चेरिश एंड फॉलो द नोबल्स आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। मतलब कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत ऐसे विचार होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उन सबको इज्जत करना है, उनको चेयर करना है। मतलब चेयर मतलब समझते हो, उनको सपोर्ट करना है और उनकी जो बातें कही गई है, मतलब कि जो हमें फ्रीडम मिला है, जिन लोगों ने दिलवाया है, उन सबकी इज्जत करनी चाहिए। और इनके जो थिंकिंग थे, ठीक, इनके जो विचार थे, थॉट थे, उन सबको भी हमें क्या करना होगा, मानना होगा, ठीक, अच्छे से। जैसे कि बहुत सारे आप स्लोगन सुनते होंगे, उन सबकी इज्जत भी करते हैं, जैसे कि बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सब टाइप की बहुत ऐसे स्लोगन हैं, उनको भी हमें चीयर करना चाहिए, उनसे हमें इंस्पायर्ड जो भी होते हैं और इन सबको अपना फ्रीडम हीरो मानते हैं, तो इनसे भी हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं। ये अच्छी बात है, ये ड्यूटीज़ भी कही गई, इनको तौहीन नहीं करनी है। अगर तौहीन करते हो तो एक मुस्लिम टाइप का इंसान सोचने लगता है। अब मानो तुम बैठे हो, कोई महात्मा गांधी को कुछ बुरा भला कह रहा है, तो उनको तुम्हारे दिमाग तो खराब हो जाता होगा कि ये हमारे राष्ट्रीय पिता है, हमारे फ्रीडम फाइटर है, इनको कोई बुरा कर रहा है। भगत सिंह को कोई बुरा बोल दे, सुभाष चंद्र बोस को कोई बुरा बोल दे, तो थोड़ा सा अलग विचार टाइप का बन जाता है, क्योंकि उन लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाई है, ठीक, तो उनकी रिस्पेक्ट तो बनती ही है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसमें क्या लिखा गया है, पिक्चर देखे तो आप समझ ही रहे होंगे कि बात किस चीज। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। समझाने लायक तो इसमें कुछ है नहीं, कोर्ट समझ के तुमने पढ़ के तुमने समझ लिया होगा कि हमें क्या होगा कि हमारी जो रिपब्लिक है, हमारी जो गवर्नमेंट है, आज़ादी है, मतलब जो रिपब्लिक है उसको सही से समझना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो हमें डेमोक्रेसी मिली है, जो रिपब्लिक मिली है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और जो हमारी सभ्यता है, इंटीग्रिटी है, और इंटीग्रिटी और यूनिटी, जो हमारी यूनिटी बनती है, इसको और मजबूत करना है, इसको और बचा के रखना है। बहुत तमाम कोशिशें की जाएंगी कि आपकी यूनिटी टूट जाए। जब भी यूनिटी टूटेगी तो कुछ ना कुछ अलग तरीके से माहौल बन जाएगा, तो हमें अपनी यूनिटी को बनाए रखना है, मतलब कि भारत को अखंड बना के रखना है। अखंड मतलब एकता, ठीक ना, सबको मिलाकर रखना है और बड़ा सा हिंदुस्तान बनाए रखना है। क्योंकि जब भी रिवोल्ट होगी तो चीज़ें टूटने लगती है। बहुत ऐसे देशों का, जो आप पॉलिटिक्स पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, तो उसमें देखिएगा जब भी चीज़ें, जब यूनिटी खत्म होती है ना, तो चीज़ें टूटने लगती है, बिखरने लगती है, फिर उसका कोई गलत इस्तेमाल करने लगता है। तो हमें टूटना नहीं है, अलग नहीं होना, ठीक, यूनिटी बना के रखनी है। अब क्या आता है, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने कंट्री के लिए हमें हमेशा डिफेंस करना होगा। इसमें हमें डिफेंस की बात कही गई है कि अपने देश के लिए हमेशा तुम खड़े रहो सामने, ठीक, डिफेंड करने के लिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें क्या होगा, हमेशा अपने देश के लिए तैयार रहना होगा लड़ने के लिए। मतलब जिस एतबार से हमारी देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, हमें आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना होगा, ठीक। तो ये मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सही बात है। इंसान को कभी पीछा नहीं रहना चाहिए। अपने जो मुल्क होता है, अपना जो परिस्थिति होता है, जो अपना ज़मीन होता है, इसको बचाने के लिए, इसके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ड्यूटीज़ क्या है भाई, ये तो हमारा पूरा हक बनता है कि हमें अपने तौर पे करना चाहिए। अब आता है, इसमें किस चीज़ की बात की जा रही है भाई, इसमें भाईचारे की बात की जा रही है। टू प्रोमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। अब क्या होगा कि हमें अपने समाज में सबसे भाईचारा बना के रखना होगा, सबसे मिलजुल के रहना होगा। जो अलग रिलीजन के हैं, अलग कास्ट के हैं, अलग सेक्स के हैं, अलग जगह पैदा हुए हैं, या औरतों के प्रति हमें बहुत ज़्यादा इज्जत से पेश आना होगा, ठीक। क्योंकि औरतों को तो बदतमीजी से जो बात करते हैं, वो खुद में बहुत मतलब जाहिल किस्म के इंसान होते हैं। मतलब कि अब क्या है कि आप बोलोगे सर औरत बदतमीजी करे तो, ठीक, तो आप वहाँ से हट जाओ, ठीक। मतलब कि वो बदतमीजी करे तो आप वहाँ से हट जाओ। मतलब आपका ये कर्तव्य बनता है किसी औरत की तौहीन नहीं करना है, ठीक। और क्या होता है, किसी भी जो भी आप किसी और भाषा बोलने वाले, उन भाषा को इज्जत करना है। अब ये नहीं कि कोई दूसरा भाषा बोल रहा है कहीं से आया। अब क्या होता है कि कॉमन पीपल है, जैसे इंडिया में हिंदी बोली जाती है, अब दूसरा कोई कहीं का आता है, एक तो भाषा उसको समझ नहीं पाता है, और वो कुछ भी बोल रहा है तो हंस दो, तो बहुत बुरा फिगर उसके दिमाग में जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि थोड़ी सी अलग कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है हमारे आपके बीच में। अब आता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी मोनूमेंट्स हेरिटेज है, जैसे कि मान लो कि रेड फोर्ट है, ताजमहल है, और ऐसे जो भी इट्सेट्रा जो भी हेरिटेज है हमारे,
उन सबको हमें बचाना है। कोई अगर तोड़ता है तो उसको मना करना है, हटाना है, मतलब कि जितना कोशिश कर सको उसको रोकना है। और जो हमारी ये कल्चर है, अलग अलग जैसे रीजनल कल्चर होती है, उन सब की रेस्पेक्ट करना है। जैसे ओणम केरला में है, ये बैसाखी वगैरह, इन सब की बचा के रखना। ये नहीं कि ये सब सारी चीज़ें खत्म कर दो, क्योंकि ये हमारी हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अलग अलग जगह पर जाते हैं हम घूमने, और अलग अलग कल्चर को देख के हमें बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे ये मनाया जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती है। और सब जगह कॉमन दिख जाए तो मज़ा नहीं आता है। तो हमें क्या करना है कि हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स और कल्चर को बचा के रखना है। अब ये बात है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू डू हैव कंपनसेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। अब क्या आता है कि ये बात कही जा रही है कि हमें अपने पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को साफ सुथरा, तंदुरुस्त और बहुत अच्छे से सजा के रखना है। अब ये नहीं कि उठे प्लास्टिक लिए नाली में डाल दिए, उसका एक जगह बना दिया गया। अब प्लास्टिक तो जब चल रही है तो आप यूज करोगे, बट जितना मिनिमाइज कर लो, ठीक। जैसे पानी है, टैप है, तो आप इतना नहीं कि इस्तेमाल किया जाए, उन सबको बचा के रखना है। और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ये जानवर हैं, अगर सारे पेड़ काट दोगे तो ये कहाँ पे जाएंगे, और सिर्फ इंसान ही रहेगा तो फिर जानवर कहाँ जाएंगे। तो इन सब का भी ख्याल हमें रखना है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब ये नहीं चलते हुए कुत्ते को निकाल कर मार दिए, तुम चल रहे हो वो चल रहे, ऐसी कौन सी तुम्हारे अंदर खुजली मची कि उसको मार दिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक। आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते जा रहा है, क्योंकि उसका भी तो है, जितना ये तुम्हारा जगह है ये उसका भी जगह है, ठीक। ये बनता है कि आपको नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं, फॉरेस्ट हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सबको बचा कर रखना है, उनकी प्रोटेक्ट करनी है, मदद करनी है, ठीक। अब आता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब आता है साइंटिफिक टेम्पर होता क्या है, क्या होता है ना कि किसी की किसी चीज़ में रुचि होती है, रुचि मतलब कि अपना अपना पसंद होता है, फील्ड होता है, उसमें हमें और ज़्यादा मजबूत होना होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए मैरी कॉम का, ठीक। मैरी कॉम फाइटिंग करती हैं, तो हमें हमको सपोर्ट करना है, उनको भी हिम्मत देनी है कि वो लड़े। अब ये नहीं वो बोलते मुझे बॉक्सिंग पसंद है, तो आप बोले चलो ना तुम वीडियो बनाओ, तुम्हारी जो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम एक्टर बहुत, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर वो बोल रही है कि फाइटर बनेंगे तो आप बोलोगे अरे तुम कैसे फाइटर बनोगी, फाइटर कब से औरत बनने लगी। ये सब चीज़ें, ये सब बातें नहीं निकालनी है। जिसको जिस चीज़ में रुचि है उसको उस चीज़ में सपोर्ट कीजिए, ठीक। क्योंकि इंडिया में सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही एक फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड है। जिसको जिस में जाना है, जिस फील्ड में जाना है वहाँ पे वो जा सकता है, उसमें आप सपोर्ट कीजिए, ठीक। स्पिरिट, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, उसमें उसको मदद कीजिए। और ह्यूमनिज्म जो होता है, मतलब के मानव व्यवहार जो, उसको बनाए रखिए, सपोर्ट करना चाहिए हमें जो भी वो काम में जाता है। और कुछ गलत है तो उसको सलाह दीजिए, ठीक। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक। अब क्या होता है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उन सबको हमें बचा कर रखना है। जैसे कि कोई ट्रेन हो गई, अब ट्रेन में आग लगाते हैं ना, जो रिसेंट में हुआ था, कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी, तो लोगों ने ट्रेन के जो भर्ती का एग्ज़ाम था, मतलब कि ट्रेन में जो जॉब होती है उन सबको लेकर एग्ज़ाम था, वो कैंसिल हो गई, तो बच्चों ने ट्रेन को ही जला दिया, ठीक। अब ट्रेन जला दिया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, सरकार तो 5 साल में बदल जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, उनको कौन सा ट्रेन में चढ़ना होता है। कभी नेता को देखा है ट्रेन में बैठते हुए? ट्रेन में बैठते हैं हमारे आपके जैसे लोग। तो प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट की राइट है, उसको अच्छे तरीके से कीजिए, बहुत वे है प्रोटेस्ट करने का। तो आप ट्रेन जला दिए। अब ये अंग्रेजों के ज़माने में होते थे, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी थी, वो हमारी यहाँ नहीं थी। बट अभी की जो ट्रेन है हमारी आपकी प्रॉपर्टी है, कॉमन पीपल की प्रॉपर्टी है, तो उसको तोड़ना मोड़ना वो बहुत बेकार चीज़ है। अगर एक ट्रेन जलाया, एक ट्रेन कम हो गई, किसकी ट्रेन कम हुई? हमारी आपकी। तो उतने जो पैसेंजर होंगे वो सब किसी और ट्रेन में जाएंगे, तो दिक्कतें और बढ़ती गई। प्रोटेस्ट का भाई बहुत ऐसा तरीका है, बहुत ऐसे तरीके से हम लोग अपना काम निकलवा सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद करना बहुत गलत बात है, ठीक। थोड़ा सा हाइप दिखता है कि धुआं हो गया, तो ये हमारी प्रोटेस्ट जो होगी ऑल ओवर इंडिया घूम गई। ऐसे नहीं है कि बहुत लोग इसमें आपको बहुत जोखिम उठाना पड़ सकता है। मतलब जो बच्चे पकड़ाए होंगे, ऐसा बोला गया था कि ये कभी किसी एग्जाम में नहीं बैठेंगे। तो थोड़े से चीज़ के लिए, थोड़े से एक पल के लिए आपने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, ये थोड़ा सा गलत होता है। प्रोटेस्ट का बहुत एक वे होता है प्रोटेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो मर्यादा, जो भी चीज़ें पूरी होती है वो प्रोटेस्ट के थ्रू पूरी होती है, और प्रोटेस्ट के थ्रू ही हमें आज़ादी भी मिली है। तो जब भी हमें आज़ादी चाहिए होगा हमें प्रोटेस्ट करना होगा, ठीक। और कायदे से प्रोटेस्ट का डेफिनेशन होता है, लीगल डेफिनेशन होती है प्रोटेस्ट कैसे करना होता है, उससे चीज़ें भी पूरी होती हैं। अब आई हैव टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ द
एंड अचीवमेंट। अब क्या होगा, देश को एक अच्छी अचीवमेंट दिलाने के लिए हमें इंडिविजुअल भी मेहनत करना होगा और कलेक्टिव भी, मतलब ग्रुप के साथ भी मेहनत करना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। जैसे फिगर से आप समझ रहे हो कि अब क्या होगा, एक अकेला इंसान स्पेस में चंद्रयान नहीं भेज पाएगा, उसको एक बहुत ज़्यादा ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, टीम वर्क की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हमें करना है। और इंडिविजुअल जैसे ओलंपिक में हमें जाना है एथलीट बन के, तो वहाँ पे हमें क्या होगा, अकेले भी मेहनत करके हम अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें, मतलब कि देश को अपना ऊंचा दिखाने के लिए हमें टीम वर्क भी करना होगा, इंडिविजुअल वर्क में भी करके हमें अचीवमेंट दिलानी होगी। अब ये आता है, ये 11वां नंबर है, ठीक, जो बाद में जोड़ी थी 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत। इसमें क्या इंस्ट्रक्शन मिला है कि एवरी सिटीजन हु इज पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। जो बच्चा 6 से 14 साल के बीच का है, जो हमने फंडामेंटल राइट में भी 21A में देखा था, फंडामेंटल राइट में जो बच्चा 6 से 14 साल का है उसको पढ़ाया जाए। और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में गार्जियन से भी बोला जा रहा है कि अगर आप कोई पेरेंट्स हैं या गार्जियन है तो आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये कब जोड़ा गया था, 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में ये चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं, ठीक। 86 अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको ऐड की गई, ये आपका लास्ट है, ठीक। तो ये चीज़ें बताई गई थी कि 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ना जरूरी है, सबसे ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी क्या है, पढ़ना। और इस पे गार्जियन को फोर्स भी किया गया कि आप उनको पढ़ाइए। उनसे कौन सा काम करा सकते हो भाई, छोटे मोटे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 20 30 50 रुपये कमाएंगे, उससे ज़्यादा क्या कमाएंगे अगर काम करने को भेजते हो, बट वो पढ़ लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो बच्चे हैं वो पढ़ें, ठीक। यहीं पे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज होता है एंड, ठीक। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट, होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।